नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूँ आपके साथ अनिका एरन और आज हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीलम जो कि वर्किंग मेंबर हैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति एआईकेएससीसी के और हमारे साथ हैं आराधना भार्गव जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान संघर्ष समिति के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आज ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किसान आंदोलन को चलते हुए 6 महीने आधा साल होने को आ रहा है। 26 मई की जो तारीख है, जो आंदोलन 26 नवंबर से शुरू हुआ, उसने कोरोना की 2 जानलेवा कहर, जानलेवा वेव को सहा है। कितने ही मौसम मतलब ठेठ ठंड, उसके बाद गर्मी और कहीं-कहीं बारिश, ओले, चक्रवात, तूफ़ान, इन सब का सामना करते हुए देश के किसान बॉर्डर्स पर डटे हैं, अपने-अपने इलाकों में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मगर कहीं न कहीं इसको समझते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें सरकार के सामने किस तरह की चुनौती या किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं जो सरकार किसानों की बातों को अनसुना कर रही है। एक बार हाल ही में फिर से पत्र लिखा गया मगर सरकार जो है, सरकार का वही जवाब कि हमने जिस तरह का ऑफ़र दिया, जिस तरह की बातचीत हुई 11 राउंड्स की और उसके बाद हमें कुछ भी नया इसमें जोड़ना नहीं है। मगर वो क्या कंपेलिंग रीज़न्स हैं कि हमारे देश के किसान इस कोरोना की जानलेवा कहर के बीच अपने इस आंदोलन को सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए लगे हुए हैं। आइए इस पर बातचीत करते हैं। 26 मई काला दिवस, क्या है तैयारी? सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम आपसे समझना चाहेंगे, देश भर के जो किसान हैं, एक्टिविस्ट हैं, फार्म एक्टिविस्ट, एक्सपर्ट्स, सबकी राय आप कितने दिनों से ले रहे हैं? किस तरह का निचोड़ आपके सामने है? देश भर में किस तरह की तैयारी है? बहुत-बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि समय कितना है, तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगा। जी। जितना समय होगा उसी के मुताबिक। आप क्योंकि आपको मालूम है कि 6 महीने का आंदोलन है, तो 6 मिनट से 60 मिनट तक हो सकता है इसमें। तो जी, आप जितना समय आपके पास होगा, उतनी ही बात मैं आप अपनी रखूँगा, बात 7-8 क्योंकि मिनट में मैं रखें। सेकंड्स में भी रख सकता हूँ। जी, जी, आप अपनी बात 7-8 मिनट में रखें। ओके, थैंक यू। एक तो पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये हिंद किसान ने बराबर किसानों के मुद्दों को हाइलाइट किया है। किसानों का पक्ष इस देश के सामने रखा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की समिति की ओर से और एसकेएम की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, आपने जो सवाल उठाया है, वो सवाल हर भारतीय के मन में है। एक ये कि जो कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? किसान क्यों कर रहे हैं? सरकार क्यों कर रही है? किसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अस्तित्व का संकट है। उन्हें स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ रहा है कि उनकी खेती, किसानी और उनका गाँव सरकार उजाड़ना चाहती है, अडानी अंबानी को सौंपना चाहती है। किसानों को साफ दिख रहा है कि उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ में, कंपनी राज के खिलाफ में आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब अडानी और अंबानी का राज इस देश में मोदी सरकार कायम करना चाहती है। किसानों को एकदम साफ दिख रहा है कि ये उनके पास में एक अंतिम मौका है। अगर इस मौके पर वो चूक गए, तो आने वाली पीढ़ियां उनको कभी माफ नहीं करेंगी कि आपके साथ में जब इस तरीके का सरकार कर रही थी, तो आप जागे क्यों नहीं, खड़े क्यों नहीं हुए। तो ये तो है पूरा किसानों का पक्ष। सरकार का पक्ष क्या है, वो तो सरकार के लोग बताएंगे, वो बताते रहते हैं। लेकिन मैं जो हमने देखा है उनका पक्ष, जब हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा की, तो उन्होंने क्या घोषणा की? उनका जो सबसे खटारा मुख्यमंत्री है, खट्टर, वो सामने आकर के बोला कि हम पंजाब के एक भी किसान को हम दिल्ली नहीं जाने देंगे। ऐसा लगा कि जैसे पंजाब जो है वो इस देश से बाहर से हो गया है और कोई पाकिस्तानी है जो दिल्ली आ रहे हैं और वो उसको जो है हरियाणा की धरती से नहीं गुजरने देगा। तो भाजपा ने अपनी सरकार के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट कर दिया। लेकिन जब 6-7 जो पूरे बैरियर्स लगाए थे, जो 12-12 फुट के गड्ढे किए थे और पूरे कटीले तार लगाए थे और मशीनें खड़ी की थी, जो भी कुछ किया था उन्होंने, उसको पार करके जब दिल्ली पहुंच गए किसान, तब उनको समझ में आ गया कि हमारा ये पैतरा काम नहीं किया।
तब उन्होंने फिर हमको जगह देने की बात की कि भाई जगह अब आप ले लो। हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो अपने बॉर्डर के ऊपर ठीक है, क्योंकि हम लोग जब तय करेंगे तो फिर तय करने के बाद तो फिर हम सीधे दिल्ली के अंदर अपने को जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। हमारा मकसद नहीं है, हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और इसलिए सरकार ने पहला सिग्नल अपना दे दिया। फिर सरकार ने किसानों को बांटने का काम किया, प्रो बुराड़ी एंटी बुराड़ी, है ना? और जी। उसके अंदर जो है कुछ लोग उसका हमारे जो है साथियों को शिकार बनाने का काम किया। इसके बाद में आपको मालूम है कि उन्होंने कहा कि ये तो पंजाब के सिखों का आंदोलन है और ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। जी। इसको एंटी नेशनल बताने का कोशिश किया। लेकिन जिस तरीके का सिखों ने जिस तरीके से सेवा की और लाखों किसानों का जो पूरा लंगर उन्होंने लगाया और जिस तरीके से तिरंगे झंडे को लेकर के चले, और 26 तारीख की घटना प्रायोजित घटना थी, होम मिनिस्ट्री के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना थी, और उसको जिस तरीके से साफ तौर पर जिन लोगों ने उस घटना में शामिल होने का काम किया, षड्यंत्र के अंदर वो शिकार हो गए या उसका हिस्सा बन गए, उन लोगों से अपने आप को एसकेएम ने एकदम अलग कर दिया। तो फिर सरकार ने ये तीसरा कदम उठाया था 26 जनवरी वाला। उसके बाद में जो बातचीत उन्होंने की वो उनका चौथा कदम था। उस बातचीत से कुछ नहीं निकला और वो क्योंकि निकालना नहीं चाहते थे, वो हमसे एक ही बात कहते थे। 11 बार जो हमारे 40 साथी गए उनसे एक ही बात कहते थे कि भाई हमने मान लिया कि कमी बहुत है, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई इकबाल है, हम भी तो सरकार हैं। तो हमने अगर कह दिया तो आप ऐसा करिए कि आप जो है उसको बस छोड़ दीजिए, आप रद्द करने की बात मत करिए, आप जो कुछ सुझाव कहिए वो हम कर लेते हैं। तो हमने सब कुछ सुझाव दे दिए उनको, हमने लिखित में तो उनको सुझाव दे दिए कि हम क्या क्या चाहते हैं। तो उसके ऊपर भी जब उन्होंने अपने आकाओं से पूछा, अडानी अंबानी से जब पूछा कि भाई ये है सुझाव बोलो, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई इससे तो हमारा ये जो पूरे हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो परिवर्तन किया है और जो हमारे पूरे साइलोज बने हैं 2014 में आपने परमिशन दे दी, हमने पूरा पैसा लगा दिया। अब अगर इसके अंदर इनके अमेंडमेंट्स मान लोगे तो वो हमारा पूरा बेकार हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा, हमने चुनाव में फंड दिया वो पूरा बेकार चला जाएगा। तो फिर जो है वो उसके अंदर भी फिर उन्होंने बातचीत हमसे बंद कर दी। और अब उन्होंने एक और पैंतरा खेला है, उन्होंने अब किसान संघ को आगे किया है। कल किसान संघ ने बयान दिया, पहली बार किसान संघ ने पहले ये कहा था कि ये कानून हमको भी मान्य नहीं है, उन्होंने भी इसका विरोध करने का काम किया था। लेकिन कल अडानी अंबानी के पक्ष में हमारे दो के पक्ष में अब किसान संघ को उन्होंने मैदान में उतार दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो काम उन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो किया था कि आसपास के बॉर्डर के आसपास के जो लोग थे, भाजपा के समर्थन वाले लोग, उनको उकसा करके हमला कराने की कोशिश थी। आपको मालूम है कुछ बीच में टेंट वगैरह भी जले थे, सब कुछ आपको मालूम है ना? तो अब वो सब कुछ करके देख लिया तो बॉर्डर पे नहीं कर पाए, तो उन्होंने अब पूरे देश के अंदर किसानों को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से किसान आंदोलन आज तक अहिंसक तरीके से चला है, ऐसा ही कल भी आंदोलन होगा। पूरे देश के अंदर लाखों जगह पर कार्रवाइयां होंगी, लाखों जगह पर कम से कम 5 लाख पुतले कल नरेंद्र मोदी के, उनकी सरकार के, उनके कुशासन के, लाखों लोगों की जो मौत हुई है कोरोना से, मैनेजमेंट से, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, डॉक्टर नहीं दे पाए, बेड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, दवाई का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उससे लेकर के जो 475 किसान हमारे शहीद हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के हमने कॉल दिया है काले झंडे दिखाने का, काले झंडे लहराने का और मोदी के पुतले जलाने का, वो लाखों जगह पर वो होने वाला है और उसका कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कहीं कोई विरोध नहीं होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कल कोई किसान संघ आपको किसी गांव में इन लोगों से जो काम पुलिस करती है कि मोदी का पुतला छुड़ा करके भाग जाएं, ऐसा कोई दृश्य शायद आपको नहीं दिखेगा। कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, उनको सद्बुद्धि आएगी। उन्हें मालूम है कि किसान संघ चाहे कुछ भी बात करे, लेकिन एमएसपी का कानून अगर लागू होगा तो फिर 975 रुपए पे मध्य प्रदेश में संघ के लोगों का भी खरीदा जाएगा, है ना? ये जो लड़ाई है वो लड़ाई। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके अंदर और भी जोड़ना चाहता हूं कि किसानों के इस आंदोलन ने गजब का काम किया है।
जो हिंदू और मुसलमानों को जो बांटने का काम, विशेष तौर पे मुजफ्फरनगर को आप जानते हैं, जी। वहां पर बांट के वेस्टर्न यूपी में जो कब्जा किया भाजपा ने, जो यूपी सरकार बनी उसके अंदर ध्रुवीकरण की भूमिका थी, उस पूरे ध्रुवीकरण को खत्म कर दिया, है ना। गुजरों और मीणा के बीच में जो राजस्थान के अंदर जो जाति संघर्ष था उसको पूरा खत्म कर दिया। तो इस किसान आंदोलन ने इस देश को वास्तव में जोड़ने का काम किया है, और वो तोड़ने का अंतिम हथियार उन्होंने किसान संघ के माध्यम से चलाया है, लेकिन वो विफल होने वाले हैं। और जैसा कल आपने देखा हिसार के अंदर, आपने देखा जी। हिसार में तो उनका खट्टर गया था, बिल्कुल। 500 लोगों के साथ में गया था, अस्पताल चालू करने गया था। अब अस्पताल चालू करने के लिए 500 आदमी लगते हैं क्या? अरे भाई, बहुत शौक है उद्घाटन करने का, खुद अकेले आप चले जाते, आपके अधिकारी रहते, आप उद्घाटन करके आ सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ करके किसानों को प्रवोक किया, किसानों ने जी। उसका विरोध किया, आपने मुकदमे लगा दे, किसानों को जेल में डाल दिया, लेकिन झक मार करके आपको सब मुकदमे वापस आपको लेने पड़े, और जो शहादत हुई, जो किसान की मौत हो गई थी, जी। उसको आपके उसके बच्चे को नौकरी भी देने का करना पड़ा। और जी। ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को याद रखिएगा, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि ये सरकार हरियाणा की बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कभी ना कभी देवीलाल और चौटाला परिवार की आत्मा जागेगी, और उन्हें ये सरकार से बाहर हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उनकी सरकार चली जाएगी। आप धीरे-धीरे देखते जा रहे हैं। यही किसान आंदोलन है। मैं आता हूँ मुल्ताई से, मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, और यहाँ पर आपको मालूम एआईसीसी बनी थी मंदसौर के आंदोलन के बाद, जी। और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी, फिर से कब्जा कर लिया, वो अलग है। किसानों ने तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। अब वो नहीं संभाल पाए अपनी सरकार, और कब्जा कर लिया, वहां पर विश्वासघात किया वो सिंधिया ने, खानदानी विश्वासघाती हैं। अब कर लिया उन्होंने, तो अब इसलिए फिर से सरकार उनकी बन गई, लेकिन जनता का तो मैंडेट नहीं था। फिर आपने राजस्थान में देखा, फिर आपने छत्तीसगढ़ में देखा, अभी आपने देखा यहाँ पर बंगाल के अंदर, आपने देखा पूरी ताकत लगा दी थी। मैं वहां पर था, जी। हम लोगों ने कॉल दिया था, एसकेएम ने कॉल दिया, हमने 50 सभाएं वहां पर की, हमने कहा भाजपा हरा, और नतीजा निकला। और बंगाल के अंदर भी, और तमिलनाडु के अंदर भी, और केरल के अंदर भी जो ताकत से जो वापसी हुई है, या जो सरकार तमिलनाडु में बदली है, उससे एकदम साफ है। और जो अभी उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा है? नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी, मतलब क्या, भाजपा नंबर 2 पे आ गई, और अब ये नंबर 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी। आप देखिएगा 1 साल के अंदर हम लोगों ने अपनी घोषणा कर दी है अब एसकेएम ने, कि अब हम अपना ऑपरेशन जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर हम चालू करेंगे। हमारे पास में किसानों की अपनी ताकत है, और हमारे पास में मुद्दे हैं। हम कोई विभाजन करके, हम कोई उकसावा करके हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो कुछ भी है, वही सब लोग जाकर के कह रहे हैं ना। संघ के लोगों ने आरोप लगाया विदेशी फंडिंग है, तो भैया बता दो विदेशी फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप देख लो। राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं, तो जितने राष्ट्रद्रोही हैं सबको बंद कर दो। हम तो खुल के चुनौती देते रहे कि हमारे 550 संगठन है, सबके अध्यक्ष हैं, सबके महामंत्री हैं, 1000 आदमियों को गिरफ्तार करो, अंदर डाल दो, क्या दिक्कत की बात है भाई? आपने भीमा कोरा गांव में अंदर डाला है, आपने वहाँ जामिया उसमें आपने एनएससीए एनआरसी में अंदर डाला है, इनको भी डालो। क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं? हिम्मत हो तो आप सबको गिरफ्तार करो, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जब तक जान है तब तक किसान लड़ेगा, और किसानों की जान कोई 475 की नहीं है, ये लाखों करोड़ों किसान की जान है। ये समझ लीजिए, जब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है तो किसान इससे पीछे हटने वाला नहीं है, और ये जज्बा इस देश के हर किसान का है। भले ही वो संघ के साथ में अपने सुविधा के अनुसार खड़ा होगा, हो सकता है उसका विचार कुछ उस तरीके का हो, लेकिन किसान आंदोलन के साथ में इस देश का किसान खड़ा हुआ है। जी। आराधना जी, जिस तरह का जज्बा, जिस तरह की बातें डॉक्टर सुनीलम ने सामने रखी, जो किसान हैं उनके, अब समझ लीजिए बार बार इस तरह की न्यूज़ आती है कि ये हमारे मूंछ का सवाल है, हमें गांव में जवाबदेही देनी है। जो सीमा पर किसान तैनात हैं वो कहते हैं हम ये लड़ाई जीत कर ही वापस जाएंगे। देश भर के किसान एकजुट हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से। ये समझना चाहते हैं कि जो आम जनता है, जिस तरह की बातें सामने रखी डॉक्टर सुनीलम ने, क्या आम जनता को भी इस आंदोलन का जो आधार है, जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं, वो समझ में आ रही हैं? क्या वो भी इस आप लोगों के साथ हैं? अब जब पूरा आधे साल तक ये आंदोलन चला है, तो किस तरह की ताकत बनी है आगे इस फ्रंट पर? किस तरह की
चुनौती है और क्या संभावनाएं हैं? जिन जिन विषयों को डॉक्टर साहब ने बोला है उसको तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, पर ये जो 3 कानून बनाए हैं इनको हमें एक दूसरे से जोड़ना होगा। एक दूसरे को जोड़कर ही हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा ये किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी कानून। एक कानून जो उन्होंने बनाया, कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, जिसे हम ठेका खेती का कानून कहते हैं। अभी आप देखेंगे मैडम, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जब विधायिका और कार्यपालिका ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी तो इस देश की न्यायपालिका को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। और हमने सब जगह पर देखा, चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो, हर स्टेट के हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए। जब विधायिका और कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका अपना फर्ज निभाएगी, या हमने इस दौरान पर देखा। पर ये जो कानून बनाया इन्होंने, इस कानून से न्यायपालिका को अलग कर दिया। मतलब अगर किसान के साथ अन्याय होगा तो वह न्यायपालिका नहीं जा सकता। न्यायपालिका में ताला डाल दो, न्यायाधीश अपने घरों में बैठ जाओ। क्या यह कानून सिर्फ किसान विरोधी है? ये तो संविधान के विरोध में है। मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर मेरा अधिकारों का कोई हनन करेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, ये मेरा मौलिक अधिकार है। और कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। यह बात हमारा भारत का संविधान कह रहा है, और संविधान में इस बात का उल्लेख किया है मैडम कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता। ये आर्टिकल 13 भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में कहा गया कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो, ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बन सकता। और हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार जिसने गैर संवैधानिक कानून को बनाने का काम किया, आप यही बात देखेंगी कि भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में कहा है कि कृषि राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। कृषि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तो केंद्र में बैठी सरकार ने कैसे इस कानून को बनाया? ये गैर संवैधानिक और अवैधानिक कानून है। इसे निरस्त करना ही होगा सरकार को, और देश के हर व्यक्ति को समझना होगा। और ये बात हमारी न्यायाधीश समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया कि वो वहां से किसानों को हटाने का काम करें। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका मिलकर देश को चलाते हैं। इन्होंने एक खंडे को खत्म करने का काम किया और किसान न्याय से वंचित हो जाए, इसलिए यह कानून नहीं चल सका। अब आप इस कानून के साथ साथ दूसरे कानून को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना इसलिए पड़ेगा कि जैसे फंडिंग व्यवस्था को खत्म करने वाला कानून, ये मैं बोलचाल की भाषा में कह रही हूँ, कानून की भाषा में नहीं कह रही हूँ। मतलब सरकारें मंडियों व्यवस्था को खत्म करके क्या तुम आजाद हो गए, अब जहां वहां जाकर माल बेचो। वे जो गरीब तबके के लोग हैं, ये कुपोषित महिलाएं हैं, ये कुपोषित बच्चे हैं, जब सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो इन्हें अनाज मिलेगा कहां से? कहां से देने का काम करोगे? तो वो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो जो नरेगा के अंदर काम करते हैं, उन्हें काम के बदले राशन मिलता है, ये सब बंद हो जाएगा। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए होती है, कंपनियां जन कल्याण कार्यक्रम करने के लिए नहीं होती। और क्या हमारा और आपका फर्ज है कि हम लोगों तक इस बात को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? वो जो सुबह काम करने जाते हैं, रात को कमा के लाते हैं, तब तो चूल्हा जलता है। वो लोग बेचारे कहां से इस कानून को समझ लें, कहां से उस आंदोलन को समझ लें, कहां पर वो चले जाएं? और ये तो बताने का काम नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ कह रहे कानून फायदे का है। तो एक कानून बता दो भैया, हमारे साथ आ जाओ उस चैनल पर, और एक लाइन बता दो कि ये किसान के हित का कानून है। अभी आप देखिए, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने वाला। कौन से बच्चे? जो कुपोषित हैं। कौन से बच्चे? जो अति कुपोषित हैं। और वो जो सिक्सेलिया से पेशेंट है, जो बच्चे, यहाँ पर भी ऐसे बच्चों का मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी के बीच में शादी कर रहा है। वो खून में जो रोग पाया जा रहा है, तो इन्होंने तो कानून लेके आ गया, उस कानून को
लव जिहाद का कानून आपके यहाँ पर भी आया और मेरे मध्य प्रदेश में भी आया। अगर किसी आदिवासी ने गैर आदिवासी से शादी कर ली साहब तो लव जिहाद के कानून के अंतर्गत जेल के अंदर हो जाएगा। तो आप कैसे बच्चे इस देश में पैदा करना चाहते हो? ऐसे बच्चे जो सिविक सेलियत के पेशेंट होंगे, तो आदिवासी की कौम को आप पूरा खत्म कर देना चाहते हो। तो ये कैसा कानून बनाते जा रहे हो? कैसे देश को बचाओगे? तो आप बताइए, जब सरकार अनाज खरीदेगी नहीं तो गरीबों को अनाज मिलेगा नहीं। कितनी मतलब दुनिया में 94 नंबर पर है हम कुपोषण के मामले में। आराधना जी, कुपोषण को बढ़ाने का काम जी कुपोषण को मैं यही बात दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूँ कि जो मुद्दे आपने उठाए, इन मुद्दों में कहीं ना कहीं अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो आम जनता क्या इन मुद्दों को उतनी ही गंभीरता से समझ पा रही है जितनी गंभीरता से किसान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ना केवल अपनी खेतों की रोजी रोटी की मगर आम जनता की भी इन तमाम मुद्दों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्या आम जनता इस लड़ाई में किसानों के साथ है? देखिए, एक तो मुझे आपकी आवाज साउंड पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये बात तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लोगों और आप वो काम को उस फर्ज को निभा रही है ना। बाकी गोल्डी मीडिया तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है, पर जो लोग हैं जो समझते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरे कुछ दायित्व और मैं अपने दायित्व को पूरा करने के लिए इस काम को कर रहा हूँ। और कल जो हमने मतलब हमारे आंदोलन के 6 माह और मोदी सरकार के कुशासन के 7 साल जो पूरे हो रहे हैं, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हम उनके बीच में जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से ये दिखा सके कि उनका हम चूल्हा दिखा सके, हम उनका पढ़ाई लिखाई दिखा सके, हम उनके घर का स्तर को दिखा सके कि आप ये जो काम कर रहे हो ये तो पूरे राष्ट्र को नाबूद करने का काम आप कर रहे हो। और कुपोषित हमारी महिलाएं, ऐसे कितनी महिलाएं हैं आप बताइए, और इस कानून का उस महिला के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस कानून का उस बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो स्वास्थ्य सुविधा तो आप देख लो, ये कोरोना काल ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। एक क्षेत्र में आप सफल नहीं है, अस्पताल में आज की तारीख में ऑक्सीजन से मौतें हो रही है मैडम, अस्पताल में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, ब्लैकमेलिंग सब चीजों की हो रही है और सरकार के हाथ में कुछ नहीं। सरकार अपने आप को पंगु समझ रही है, पैसा होगे तो अस्पताल चले जाओगे, पैसा होगा तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, पैसा होगा तो दवाई खरीद लोगे। तो ये जो कानून आप लेकर आए हो, कौन सा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 का कानून इस देश को भुखमरी की कगार पर पहुंचाने का काम करेगा। ये बात साथियों हमको समझनी पड़ेगी। हम सरकार को दर्पण दिखा रहे हैं, आपके टीवी के माध्यम से हम सरकार को यह दर्पण दिखा रहे हैं कि ये मत समझिए कि वो पंजाब और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान ने ये समझा है। आप समझ लीजिए, आप ऑक्सीजन दिलाने में असमर्थ हो, आप अस्पताल दिलाने में असमर्थ हो, आप रेमडेसिविर जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनको पकड़ने में असमर्थ हो। और अगर ये कानून लगा दिया तो देश का गरीब आदमी अनाज के लिए भुखमरी से मरेगा। जिस तरीके से आप ऑक्सीजन के कारण, दवाइयों के कारण, इलाज के अभाव में आज लाशें गंगा में बह रही हैं, आप उनका अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत हिंदू होने की बात करते हो ना, तो इनके हिंदुओं के हिसाब से अंतिम संस्कार तक तो तुम करा नहीं पा रहे हो। तुम्हें रेत के अंदर इनकी लाश को दबाना पड़ रहा है, तुम्हें गंगा में बहाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और कौन सा दर्पण हम आपको दिखा दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को अगर आप निरस्त नहीं करोगे तो देख लो ये चित्र इस रूप में भारत होगा कि भारत के अस्तित्व का सवाल है, सवाल किसान अकेले का नहीं है। लोग जिंदा कैसे रहेंगे भारत की पहचान को तो तुमने खत्म कर दिया। यानी मुद्दा वही है कि रोटी पर ताले ना लगे। जो अनाज भंडार जो हमारे लबालब भरे हुए हैं, किसानों ने जिस मेहनत से सारी ऑड परिस्थितियों का सामना करते हुए किस तरह से हमारे अनाज भंडार घर भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो जो 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका अभी तक सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जिस तरह की
खान पान की तैयारी होनी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी होनी चाहिए थी, कुछ नहीं थी। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और उस पर उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। डॉक्टर सुनील, हम आपसे समझना चाहूँगी, जो मेरा वही सवाल था, क्या आम जनता, क्योंकि जो मैं सुन रही थी आपकी देश भर के फार्म एक्टिविस्ट से जो बातचीत हो रही थी, उसमें एक ये बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई थी बात कि आगे की जो चुनौती है वो ये है कि हम कैसे इस आंदोलन को और ज़्यादा एकजुट तो है लेकिन इंटेंसिफाई करें, क्योंकि ये सच्चाई है कि चाहे भले ही इसने पैन इंडिया रूप अख्तियार कर लिया हो, मगर कहीं ना कहीं लोग इससे, आम जनता उस तरीके से नहीं जुड़ पाई है। क्या कारण मानते हैं और आप क्या सोचते हैं आगे की स्थिति? एक तो बहन, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ये ऑल इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाया। जगह नहीं बना पाता तो ये जो सरकारें पलट गई और ये जो उत्तर प्रदेश में हो गया, ये नहीं होता। ये तो मासेस का वोट है। विशेष तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, उसका वोट है ये। ये वोट कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये तो बिल्कुल नीचे का मसला है। लोकल इलेक्शंस के अंदर यूपी में जो हुआ है उसका मसला है। और जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो तो हर व्यक्ति ने वोट दिया है। तो ये अगर पैन इंडिया मूवमेंट नहीं होता तो इसका असर बंगाल में और तमिलनाडु में और केरल में और यूपी में एक और पंजाब में एक जैसा नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच्चाई को झुठलाने की बात है मैं अपना कि पॉइंट इसका रख दूं असर सर, नहीं हुआ। मैं मैं दूसरी बात बिल्कुल मानती हूँ कि ये दूसरी पैन बात मैं इंडिया जोड़ मूवमेंट मैं बन चुका है, मगर मैं कुछ बहन लोगों से बातचीत मैं होती दूसरी है बात जोड़ना चाहता हूँ। जिनका जी, कहना मैं ये होता है कि हम ये कहीं कोरोना समय में फैला रहे हैं, क्यों तमाशा कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये जो लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है उसको किस तरह से आप लोग एड्रेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक ये तार, अभी तक वो इस तार से अपने आप को जोड़ नहीं पाए हैं। ऐसी कुछ कुछ लोग हैं। देखिए, उनके तार जो है वो मजहबी सांप्रदायिक कट्टरता के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो तार हैं वो मोदी का जो मेन थीम है, ध्रुवीकरण करके इस देश को बांट करके राज करने का, जैसे अंग्रेजों ने किया था। ये जो उनका जो थीम है, जिसको वो जो है उन्होंने एक पूरा कार्नेज जो हुआ गुजरात में, उसके बाद में एक हीरो फिगर के तौर पर आए कि ये है जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके जो है वो ठीक कर सकता है। तो वो जो थीम है, तो ये लोग उस थीम के साथ जुड़े वाले लोग हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं, किसान हैं या मजदूर हैं, आप ये सोचिए, इस देश में 54 करोड़ मजदूर है। उसके जो सबसे बड़े ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, 10 ट्रेड यूनियन है, वो पहले दिन से हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इसलिए क्यों साथ खड़े हैं? ये मामला कोई किसान मजदूर वाला इस तरीके का नहीं, इसलिए साथ खड़े हैं क्योंकि उनके भी पूरे श्रमिक कानूनों को खत्म कर दिया। जब उनके श्रमिक कानूनों को खत्म किया, जिसका मतलब क्या है कि अब वो हड़ताल नहीं कर सकते, जिसका मतलब क्या है 8 घंटे की जगह 12 घंटे उनसे काम कराया जाएगा, जिसका मतलब ये हायर एंड फायर पॉलिसी इसकी लागू होगी। तो उनको भी समझ में आ गया है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, इसलिए वो भी खड़े हैं। वो पहले से लड़ रहे थे। 4 लेबर कोड जो उनके ऊपर थोपे गए उनको रद्द कराने के लिए हम भी लड़ाई में शामिल थे, अपने 3 कानूनों को रद्द कराने और बिजली बिल के लिए। तो हम लोगों ने हाथ मिलाया, और ये हाथ मिलाना कोई छोटी मोटी जो है 4 पार्टियां इकट्ठी हो गई ये घटना नहीं है। ये वर्गों का हाथ मिला है, ये किसान और मजदूर का हाथ मिला है। किसान और मजदूर मिला करके ही ये देश चलाते हैं, यही प्रोडक्टिव फोर्स है। बाकी सब लोग खाने पीने वाले हैं, लेकिन जो पैदा जो करता है, वो जो ये किसान या तो पैदा करता है, एक दाने का 100 दाना बनाता है, या मजदूर जो अपना पसीना बहा करके जो पैदा करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो पैदा करता है, या वो मजदूरी करता है, अपना श्रम जो लगाता है। तो ये 2 ही प्रोडक्टिव लोग हैं, और ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार इनसे निपट सकती हो। और इसलिए आप एक के बाद एक आप देखेंगे कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाजपा और संघ की बैठक हो गई है ना? ऐसे नहीं है कि जो अब किसान संघ मैदान के अंदर आ गया है। लेकिन और ऐसे नहीं था कि अडानी अंबानी कहने लगे थे कि हम तो जी एग्रो बिजनेस के अंदर ही नहीं है और हमारा तो कोई लेने ही देना नहीं है, जबरदस्ती हमको जो है आपको बेलन बनाने का काम कर रही है। तो सब ऐसा नहीं, सब कुछ चल रहा है। एक के बाद एक सबको मैदान में आना पड़ेगा। कौन किधर है उसको अपनी गिनती बतानी पड़ेगी। ये आपसे कहना चाहता हूं। आप एनडीए को देखिए,
एनडीए तो बहुत बड़ा एनडीए था ना, क्या हुआ? शिवसेना भी उससे अलग हो गई। किसके साथ खड़ी है शिवसेना? आज किसानों के साथ में खड़ी है। आज कौन है शरद पवार? शरद पवार को आप उनका जो बैकग्राउंड है वो तो अच्छी तरीके से मालूम है, उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी आज किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। आपको मालूम है अच्छी तरीके से, अकाली दल जो है सरकार छोड़ करके वो किसानों के साथ में खड़ा हुआ है। तो अगर इतनी ताकत पैदा कर दी है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपने पंजाब में देखा है बहन, वो आपको देखना पड़ेगा, पूरे देश में दिखलाई पड़ेगा। जैसे किसानों ने पंजाब में फॉल इन लाइन किया, सरकार भी साथ खड़ी है, विपक्ष भी साथ खड़ा है, इंडस्ट्री भी साथ खड़ी है और व्यापारी भी साथ खड़ा है, और इंटरनेशनल जितने पंजाबी हैं वो भी साथ खड़े हैं। आप यही देखिएगा, यही आगे आगे आप देखते चले जाइए, ये इस मूवमेंट की ताकत है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस मूवमेंट ने जो सबसे बड़ा जो दिया है इस देश को, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को गंभीरता से इस मूवमेंट का अध्ययन करना चाहिए। बड़े बड़े लोग किताबें लिखते हैं, उन लोगों को इसके ऊपर तो किताब 6 महीने के अंदर तो कुछ किताबें आ जानी चाहिए थी। अब इंटेलेक्चुअल लोग कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, लेख तो बहुत सारे लिखे, लेकिन किताब तो मेरे को कुछ दिखी नहीं। जो है मतलब हमारी कोई किताब छाप दे तो हम ही तैयार कर दें। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसको छापना इसलिए जरूरी है कि ये जो मुकाबला है वो किसके बीच में हो रहा है। मुकाबला ये है कि ये है एक मोदी, इन्होंने पूरी पार्टी को खत्म करके ये मोदी सरकार बन गए, ये मोदी के बीजेपी बन गए। और दूसरी तरफ कौन है? किसान आंदोलन, 550 किसान संगठनों का आंदोलन। 550 किसान संगठनों के बीच में कुछ भी तय करना आसान होता है क्या? 32 जत्थेबंदियां पंजाब की है, आपको मालूम है 250 जत्थेबंदियां जो है AIKCC की हैं, आपको मालूम है SKM में 550 जत्थेबंदियां हैं। उन सबके बीच में एक राय बनाना, और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, और इस बात को फक्र से मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हूं। हमारे यहाँ पर अगर किसी भी बात के अंदर कोई भी अगर आपत्ति कर देता है, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाता। जो भी कुछ होगा सर्वसम्मति से होगा। हमने जब ये बात कही, 26 तारीख की बात आई, और 26 तारीख की बात आई कि बुद्ध पूर्णिमा है, और बहुत सारे लोगों ने जब ये सवाल उठाया कि ये तो बुद्ध का जो है एक त्योहार है और पूरा देश मानता है बुद्ध को, और आप काला दिवस मना रहे हैं, तो फिर हमने तुरंत कहा कि हम जो है बुद्ध जयंती भी मनाने का काम बॉर्डर के ऊपर करेंगे। हर जगह पर जहां हमारा कार्यक्रम होगा वहां पर हम मनाएंगे। हम लोगों ने बाबा साहब का भी जयंती मनाई, हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई, हम लोगों ने महिला दिवस भी मनाया, हम लोगों ने युवा दिवस भी मनाया, हमने सर छोटू लाल को भी याद किया, और हमने जो भगत सिंह के जो थे वांजे वो खत्म हुए उनको भी हमने याद किया। तो हम इस पूरे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका हम सम्मान करना चाहते हैं। और ये जो है ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला जो पूरा एक इनका सोच है कि ये लोग पूरा तरीके से थोपना चाहते हैं अपना विचार, जो भी विचार है। और वो विचार क्या है? वो विचार एकदम साफ है। गोलवलकर जी का, सावरकर जी का, जो भी इनके लोग हैं, उनका एक ही विचार है। उनका विचार ये है कि अगर जहरीला सांप हो और उसके साथ में अगर मुसलमान और ईसाई हो, तो मुसलमान और ईसाई को पहले खत्म करो, जहरीले सांप को बाद में मारो। ये इनका सोच है, और ये जहरीला सोच है। ये इस सोच को, अगर ये सोच आजादी के समय चला होता तो हमारा देश कभी आजाद नहीं हो सकता था। आजादी की लड़ाई हिंदू मुसलमानों ने, सभी धर्म के लोगों ने, सभी जात के लोगों ने मिलकर के लड़ने का काम किया है। और ये देश 137 करोड़ लोगों का है, केवल हिंदू कट्टरवादियों का, मोदीवादियों का, अमित शाह वादियों का, अडानी अंबानी के चेले चमचों का ये देश नहीं है। तो हम लोगों का जो असर्शन है वो किसान वो असर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे देश की तरफ से असर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको व्यापक समर्थन मिल रहा है, और भी व्यापक समर्थन हमको मिलता चला जाएगा। ये बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। तो हम लोगों की, वी आर ऑन द राइट फुटिंग, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। हमारा जो लीडरशिप है वो बहुत ही परिपक्व लीडरशिप है। जो जब तो आपको मालूम है बहुत सारे नेताओं को लेके बहुत सारी खबरें लगातार चलाता रहता है गोदी मीडिया, लेकिन वो सब निर्मूल साबित होती है। क्यों? क्योंकि मालूम है किसान बचेगा तो देश बचेगा। कोई भी नेता जो इस मूवमेंट से अलग हट करके सरकार के साथ में बात करेगा, वो विलन बन जाएगा, वो गद्दार साबित हो जाएगा, वो राजनीति, किसान राजनीति और किसान संगठन से समाप्त हो जाएगा। और इसलिए कोई भी किसान नेता ये अफोर्ड करने वाला
नहीं है, और इसलिए ये किसान ड्रिवन मूवमेंट है। ये बात को मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि ये कोई मतलब लीडर ड्रिवन मूवमेंट नहीं है। ये जितने लीडर आपको किसानों के दिखलाई देते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर सुनीलम जैसे, ये हम लोग कोई नहीं चला रहे, ये किसान चला रहा है। और इसलिए हमारी जनरल बॉडी के अंदर हर फैसला होता है। जी यहाँ पर नेताओं का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। हम लोग भी आर द कैरियर्स, हम लोग जो है एक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, हम इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये फैसला किसान करता है, पंजाब का किसान करता है, हरियाणा का किसान करता है, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान करता है। 550 किसान संगठन मिलकर करते हैं, और हमारी जो प्रक्रिया है जी